मित्रों, वंदे मातरम, जय हिंद, नमस्कार। मैं हूं अनिल यादव। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गुरुजी स्टडी अड्डा यूपी टेट के लिए विशेष चैनल पर। मित्रों, यूपी टेट क्लासेस के अंतर्गत आज के वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। क्योंकि मित्रों, यहाँ से आपके एग्जाम यूपी टेट, सी टेट, डीएलएड, बीएड सेमेस्टर में हर बार क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। चलिए मित्रों, हम लोग शुरू करते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग के बारे में बात करें तो इनका जन्म 25 अक्टूबर 1927 ईस्वी को हुआ। यदि हम बात करें इनकी मृत्यु कब हुई तो 19 जनवरी 1987 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई। देखिए मित्रों, लॉरेंस कोहलबर्ग अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक थे। और यदि हम बात करें लॉरेंस कोहलबर्ग शिकागो विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान विभाग में तथा हार्वर्ड विश्वविद्यालय के ग्रेजुएट स्कूल में प्रोफेसर पद पर थे। और मित्रों, हम बात कर रहे हैं लॉरेंस कोहलबर्ग के बारे में। तो लॉरेंस कोहलबर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया? तो लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। इसी के बारे में हम लोग इस वीडियो में विस्तार से अध्ययन करेंगे। देखिए मित्रों, यहाँ से हम बात करेंगे नैतिक विकास के जो 3 चरण हैं, इन सभी 3 चरण के बारे में बात करेंगे। और नैतिक विकास का सिद्धांत क्यों दिया, क्या स्थिति थी, क्या परिस्थिति थी, इसके बारे में हम लोग विस्तार से अध्ययन करेंगे। देखिए मित्रों, बात यह है कि इनका यह सिद्धांत हिंज नामक एक व्यक्ति के अध्ययन पर आधारित है, जिसकी पत्नी कैंसर से पीड़ित है। और मित्रों देखिए, इनका यह प्रयोग किस पर था? इनका प्रयोग 10 से 16 वर्ष के सिर्फ बालकों पर किया गया था। देखिए मित्रों, बात यह थी कि जो कोहलबर्ग थे, कोहलबर्ग 10 से 16 वर्ष के बीच के जो बालक थे, इन बालकों को लिया और इन बालकों को मित्रों एक कहानी सुनाई। कहानी किसकी थी? कहानी हिंज की थी। कहानी सुनने के बाद कोहलबर्ग ने इन बालकों से क्वेश्चन किया कि क्या हिंज ने सही किया कि गलत किया, और यही नैतिक दुविधा पैदा होती है इस कहानी के सुनने के बाद। तो बच्चे क्या उत्तर देते हैं, इसको जानने के लिए आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए, सबसे पहले हम आपको यह कहानी सुना देते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए मित्रों, हिंज जो है, हिंज एक व्यक्ति है और इसकी एक पत्नी है। पत्नी किससे पीड़ित है? पत्नी को कैंसर है और वह लगभग मरने के स्टेज पर है। देखिए मित्रों, सभी जगह से डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, लेकिन मित्रों हिंज को पता चलता है कि उसके पड़ोस में एक डॉक्टर है। डॉक्टर ने एक नई दवा खोज निकाली है कैंसर की, और इस दवा को खाते ही उसकी पत्नी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। देखिए मित्रों, जो हिंज था, हिंज के पास ढेर सारे पैसे थे। हिंज ढेर सारे पैसे लेकर इस डॉक्टर के पास आता है, डॉक्टर को देता है, लेकिन डॉक्टर नहीं मानता है। वह कहता है कि इस आविष्कार को हमने खोजा है, इसलिए वह अपने मन के मुताबिक पैसा मांगता है। यानी कि हिंज के औकात से भी ज़्यादा वह पैसा मांगता है। यदि हम मान लें हिंज के पास सिर्फ 20 लाख रुपए थे मिला जुला कर, तो डॉक्टर कम से कम 50 लाख रुपए उससे मांगता है। तो हिंज देने में असमर्थ होता है। जब हिंज देने में असमर्थ होता है तो हिंज क्या करता है, उसी रात को 12 बजे वह डॉक्टर की जो डिस्पेंसरी होती है, डॉक्टर के कमरे को तोड़कर, उसके दरवाजे को तोड़कर अंदर घुसता है और उसके अलमारी में रखे उस दवा के सभी शीशी को, यानी कि दवा की शीशी को चुरा कर लाता है और अपनी पत्नी को वह दवा पिला देता है। उसकी पत्नी ठीक हो जाती है। अब मित्रों, बात यहाँ पर यह उठती है, प्रश्न यह उठता है कि हिंज ने क्या किया? हिंज ने चोरी की, डॉक्टर की दवा को चुराया। हिंज ने डॉक्टर की दवा को चुराया। क्या यह गलत है कि सही है? अब बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। पहली बात तो क्या किया, हिंज ने चोरी की है, क्योंकि चोरी जो होता है मित्रों वह नैतिकता के खिलाफ होती है। अब मित्रों, दूसरा प्रश्न यह उठता है कि डॉक्टर था, अपने दवा का इतना ज़्यादा पैसे जो वह मांग रहा था, यदि वह डॉक्टर उसकी पत्नी को, यानी कि हिंज की पत्नी को वह दवा नहीं देता, यदि वह दे देता तो बच जाती, यदि वह दवा उसकी पत्नी को नहीं मिलती तो वह मर जाती। तो मित्रों, क्या यह दवा, क्योंकि जो उसकी पत्नी है, पत्नी तो एक जीव है, और एक बार उसकी पत्नी एक्सपायर हो जाती, मर जाती, तो उसकी पत्नी इस संसार में दोबारा तो नहीं आ सकती थी। लेकिन जो डॉक्टर था, डॉक्टर अपना प्रयोग करके, कई सारे आविष्कार करके वह दूसरा खोज कर सकता था। यानी कि मित्रों, क्या दवा चुराना सही है कि गलत है?
क्या इसी नैतिक दुविधा के बारे में बच्चों से क्वेश्चन किया गया। चलिए मित्रों, हम बात कर रहे हैं नैतिक दुविधा की, तो उसके सिद्धांत में तीन शब्द महत्वपूर्ण हैं। वो तीन शब्द हैं मित्रों, नैतिक तर्कड़ा, नैतिक दुविधा और नैतिक कार्रवाई। देखिए मित्रों, हम बात कर रहे हैं नैतिक तर्कड़ा क्या है। आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है, नैतिक तर्कड़ा क्या है, नैतिक कार्रवाई क्या है। तो देखिए मित्रों, बात यह है कि नैतिक तर्कड़ा किसे कहते हैं, सही गलत निर्धारित करने की विचार की प्रक्रिया जो होती है वह नैतिक तर्कड़ा कहलाती है। तर्कड़ा का मतलब होता है मित्रों तर्क वितर्क करना कि क्या जो हिंज ने किया वह सही है कि गलत है। अब मित्रों, सही गलत की यहाँ पर तर्क करने की बात कर रहा है, सही गलत निर्धारित करने विचार करने की जो प्रक्रिया है इसे हम नैतिक तर्कड़ा कहते हैं। लेकिन मित्रों, दूसरा पॉइंट है नैतिक दुविधा क्या है। नैतिक दुविधा यह है मित्रों विरोधाभासी विकल्पों में उलझे रहना। अब मित्रों, यहाँ पर विरोधाभासी क्या था, विरोधाभासी यह था कि यदि हिंज दवा को चुराता है तो वह चोरी माना जाएगा। चोर जो होता है वह नैतिकता के बिल्कुल खिलाफ होता है, वह नैतिक नहीं होता है जो चोरी करता है, चाहे जैसे भी चोरी करे। लेकिन मित्रों, दूसरा पॉइंट यह भी था कि यदि वह दवा को नहीं चुराएगा तो उसकी पत्नी मारी जाएगी और जीवन दोबारा लाना संभव नहीं है। यही क्या है मित्रों, यही है नैतिक दुविधा। अब मित्रों, बात करते हैं तीसरा स्टेज क्या है। तीसरा स्टेज है नैतिक कार्रवाई। नैतिक कार्रवाई मित्रों नैतिक व्यवहार का चुनाव करना, यानी कि हिंज किसका चुनाव करता, क्या उसके लिए दवा चुरवाना या उसकी अंतिम निर्णय था, क्या यह नैतिक था कि अनैतिक था। यानी कि जो नैतिक व्यवहार होता है यह अंतिम चुनाव होता है सही व गलत पहचान करने की। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम नैतिक कार्रवाई कहेंगे। जैसे कि मित्रों, हम आपको एक कहानी और सुनाते हैं अपनी तरफ से। जैसे कि मित्रों देखिए, यह एक बच्चा है, यह मान लीजिए यह एक व्यक्ति है और व्यक्ति की मित्रों यहाँ पर एक बहन है। बहन के घर शादी पड़ी हुई है और मित्रों यहाँ पर बुआ है, बुआ के घर भी शादी पड़ी हुई है। लेकिन मित्रों, जो बुआ का घर है, बुआ का घर मुंबई में है और यह प्रयागराज इलाहाबाद में रहता है व्यक्ति, और जो उसकी बहन है मित्रों जौनपुर में रहती है। इसके घर से बहन की दूरी 86 किलोमीटर है मित्रों, और जो प्रयागराज से मुंबई की दूरी 1400 किलोमीटर है। लेकिन मित्रों, दोनों की शादी जो है, दोनों के घर की शादी एक ही दिन पड़ी हुई है। अब इसके पास पैसा तो इतना है कि वह चाहे तो एरोप्लेन पकड़ करके, जहाज पकड़ के बुआ के घर भी जा सकता है और अपने बहन के घर भी जा सकता है। दोनों के यहाँ शादी एक ही दिन है। अब मित्रों, इसके लिए नैतिक दुविधा यह है कि वह किसके घर जाए, क्योंकि मित्रों शादी के दिन एक ही के घर पहुंचना पॉसिबल है, दोनों के यहाँ पहुंचना पॉसिबल नहीं है। यह क्या है मित्रों, शुरुआत में जो नैतिक तर्कड़ा है, विचार विमर्श करना नैतिक तर्कड़ा कहलाएगी। नैतिक दुविधा यह है मित्रों कि हम किसके घर जाए। लेकिन मित्रों, लास्ट में यदि यह डिसाइड करता है कि हम अपने बहन के घर जाएंगे तो यह इसकी नैतिक कार्रवाई हो जाएगी, जिसे नैतिक व्यवहार का चुनाव हम लोग कहेंगे। चलिए मित्रों, हम बात करते हैं नैतिक विकास के जो 3 चरण हैं, 3 चरण में कैसे क्या कैसे क्यों होता है। देखिए मित्रों, पहला पॉइंट है पूर्व नैतिक अवस्था, और यह अवस्था होती है 3 से 10 वर्ष की। तो मित्रों देखिए, जो पूर्व नैतिक अवस्था होती है इसे हम लोग आत्म केंद्रित अथवा यांत्रिक सापेक्षित नैतिकता कहते हैं। और इस अवस्था में जो बालक होता है पूरी तरह से स्वार्थी व्यवहार वाला बालक होता है। देखिए मित्रों, जो 3 से 10 वर्ष का बालक होता है यह पूरी तरह से स्वार्थी व्यवहार वाला बालक होता है, सब कुछ खुद के लिए इसे चाहिए होता है। देखिए मित्रों, 3 से 10 वर्ष का बालक काफ़ी छोटा होता है। यदि उसके पास यदि हम मान लें 10 किलो मिठाई ला कर रख दें तो वह बच्चा क्या कहेगा, सारी मिठाइयाँ मुझे दे दो। जो 3 से 10 वर्ष का बालक होता है वह यही बोलता है कि सारी मिठाइयाँ हमको दे दो, चाहे 10 किलो में से वह 1 पाव भी न खा पाए, चाहे 10 किलो में से 200 ग्राम या 100 ग्राम ही न खा पाए, लेकिन वह कहेगा सारी मिठाइयाँ मुझे दे दो। लेकिन मित्रों, नैतिक दुविधा यहाँ पर तब आती है, देखिए मित्रों, जब इसके आते हैं माता पिता, और माता पिता क्या करते हैं, माता पिता इस पर नियंत्रण स्थापित करते हैं। जो 3 से 10 वर्ष का बालक होता है नियंत्रण किस प्रकार से पाते हैं, दंड से पाते हैं, आज्ञा पालन से पाते हैं। और जो बच्चा होता है, बच्चा दंड की वजह से, दंड के दर से माता पिता कहते हैं कुछ मिठाई छोटे भाई को दे दो।
तो यहाँ पर जो बच्चा होता है मित्रों, बच्चा छोटा है, 3 से 10 वर्ष का बालक है, वह सोचता है, उस नैतिक दुविधा में पड़ जाता है, क्या मिठाई दे दूँ, क्या मिठाई नहीं दूँ, क्या हमारी सारी मिठाइयाँ हैं, सभी मिठाइयाँ तो मुझे मिली हैं, क्या मिठाई दे दूँ न दे दूँ। यही क्या है मित्रों, यही नैतिक दुविधा है, जो कि पूर्व नैतिक अवस्था यह होती है 3 से 10 वर्ष। चलिए मित्रों, हम बात करते हैं दूसरी अवस्था की। तो जो दूसरी अवस्था होती है 10 से 13 वर्ष की होती है मित्रों। और यहाँ पर देखिए, एक बात यहाँ पर है कि मित्रों, अच्छा लड़का या अच्छी लड़की सामाजिक संकुचन अवस्था, सामाजिक संकुचन की अवस्था होती है और प्रशंसा पाने के लिए दूसरों का अनुकरण करती हैं। देखिए मित्रों, यहाँ पर बात यह हो रही है कि 10 वर्ष से 13 वर्ष के बीच के जो बालक होते हैं मित्रों, अधिकतर माता पिता यह कहते हैं कि देखो वह बच्चा ऐसा कर रहा है, वह बच्चा बहुत अच्छा है, शर्मा जी का लड़का अच्छा है, शर्मा जी के बेटे जैसा बनो। लेकिन मित्रों, बात यहाँ पर नैतिक दुविधा कब उत्पन्न होती है कि कानून एवं व्यवस्था अवस्था, कानून मानते हुए आत्मनिर्भरता, मैं अपना निर्णय खुद लूँगा, जब बच्चा यह सोचता है तब। देखिए मित्रों, बात यह होती है, जैसे कि मान लेते हैं कि कोई एक बच्चा है, इसके माता पिता कहते हैं कि शर्मा जी के बेटे जैसा बनो। बच्चा तो खुद को फ्री होकर खुद का निर्णय लेना चाहता है, सभी काम वह खुद स्वयं करना चाहता है, वह खुद फ्री फंड होकर कार्य करना चाहता है। लेकिन माता पिता क्या कहता है कि देखो वह बच्चा बहुत अच्छा है, उस बच्चे के जैसा बनो। लेकिन मित्रों, मान लीजिए एक दिन शर्मा जी के लड़के जो हैं, यह पकड़े गए, किसमें, शर्मा जी के बेटे पकड़े गए नकल करते हुए, एग्जाम में नकल करते हुए पकड़े गए। और जब नकल करते हुए पकड़े गए, तब उस दिन बेटा चला जाता है अपने बाप के पास और बोलता है कि क्या करूं, शर्मा जी के बेटे जैसा बनूं कि खुद के जैसा बनूं। तो मित्रों, दूसरा पॉइंट आ जाता है कानून एवं व्यवस्था अवस्था, कानून मानते हुए आत्मनिर्भरता, मैं अपना निर्णय खुद लूँगा, हम अपना कार्य खुद कर सकता हूँ। यहीं पर आती है क्या, नैतिक दुविधा बच्चे में, क्या हम शर्मा जी के बेटे जैसा बने कि क्या हम अपना निर्णय खुद लेना सीखें। चलिए मित्रों, हम बात करते हैं उत्तर नैतिक अवस्था। और यहाँ पर मित्रों नैतिक दुविधा उत्पन्न होती है सामाजिक अनुबंध अवस्था, अपना अपना हित देखना। देखिए मित्रों, तुम अपना टिफिन मेरे साथ शेयर करो, कल मैं तुम्हारे साथ किया था। देखिए मित्रों, बात यहाँ पर यह होती है, जो उत्तर नैतिक अवस्था होती है, इसमें जो बालक होते हैं या जो व्यक्ति होते हैं, जो बालक कितने वर्ष का है, बालक है 13 से 16 वर्ष की अवस्था में। सभी बालक अपना अपना हित चाहते हैं, वह किसी दूसरे का हित नहीं चाहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, सामाजिक अनुबंधन अवस्था, अपना अपना हित देखना। देखिए, मान लीजिए एक बच्चा है, बच्चा क्या किया है, बच्चा के पास आज टिफ़िन यह नहीं लाया है, लेकिन यह क्या कहता है, तुम अपना टिफ़िन मेरे साथ शेयर करो, क्योंकि मैं कल तुम्हारे साथ किया था। जब यह कल तुम्हारे साथ किया था, आज यह खुद करने के लिए बोल रहा है, तो दोनों में क्या होगी, दोनों में समानता हो जाएगी। क्या इसमें नैतिकता पाई जाएगी? जी बिल्कुल नहीं, कोई नैतिकता नहीं पाई जाएगी। लेकिन मित्रों क्या होती है, देखिए अगला पॉइंट यह भी है कि देखिए मित्रों, सार्वभौमिक नैतिकता परोपकार क्या कहता है। जो सार्वभौमिक नैतिकता यदि इस बच्चे में होती, यदि परोपकार, दूसरों की सहायता करने की भावना होती, दया करने की भावना होती, तो यह बच्चा क्या कहता है, तुम खा लो मैं भूखा रहता हूँ, तुम खा लो मैं भूखा रहता हूँ। अब मित्रों इस बच्चे में नैतिक दुविधा यह उत्पन्न हो जाएगी कि तुम खा लो, यानी कि टिफ़िन, वह भूखा भी है, वो सोचता है कि टिफ़िन शेयर कर देता तो कितना अच्छा रहता, लेकिन तुम खा लो मैं भूखा रहता हूँ क्यों कहता है, परोपकार की भावना से कहता है, सार्वभौमिक नैतिकता की वजह से कहता है। तो इसके बीच में क्या उत्पन्न होती है, नैतिक दुविधा उत्पन्न होती है, क्या करूँ क्या ना करूँ, क्या सही है क्या गलत है। तो मित्रों देखिए, जो नैतिक कोहल वर्ग का सिद्धांत है, इनके सिद्धांत की कुछ आलोचनाएं भी हुई हैं। आलोचनाएं क्या हैं, तो इनकी आलोचना यह है कि मित्रों कोहल वर्ग का प्रयोग सिर्फ बालकों पर हुआ, इसलिए महिला नैतिकता पर कुछ न लिखने के कारण उनकी आलोचना की गई। देखिए मित्रों, जो कोहल वर्ग थे ये अपना प्रयोग सिर्फ बालकों पर किए, इसलिए महिलाओं की नैतिकता के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा, इसलिए इनकी आलोचना की गई। दूसरा पॉइंट है, उनके चरण सभी संस्कृतियों में एक जैसे हैं, जो कि संभव नहीं है, यह उनकी एक आलोचना है। तो देखिए मित्रों, जो उनकी चरण थे नैतिक दुविधा सभी अवस्थाओं, सभी संस्कृतियों, परिस्थितियों में एक जैसे थे, इसलिए उनका यह आलोचना की गई।
तो मित्रों चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।